हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप देख रहे हो, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उस समय की। चलो आज हम लोग करने वाले हैं वन शॉट, और वन शॉट हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक की, कि कितने तरीके के बैंक होते हैं। आप लोग जाते हो कुछ कुछ बैंक्स में, आप देखते होगे लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड, कुछ बैंक्स में लिखा रहता है इसके आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक लग जाता है, कुछ बैंक के आगे पेमेंट बैंक लग जाता है, कभी कभी ग्रामीण बैंक लग जाता है, कभी कभी सहकारी बैंक लग जाता है। तो ये क्या बैंक होते हैं और किस बेसिस पर बताते हैं कि कौन सा बैंक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स का ना कभी कभी ये फेवरेट टॉपिक निकल करके आता है, इमर्ज होता है एज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो चलो अपन शुरुआत करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैंकों का दाता कौन है। बैंकों ऐसा कौन है जो बैंकों को मतलब कंट्रोल कर रहा है, गाइड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। सो दिस इज आरबीआई। ठीक है, ये आरबीआई होता है। अभी जो आरबीआई है, आरबीआई में ना कुछ इनके स्कीड्यूल्स होते हैं, और साथ ही साथ में आरबीआई के कुछ सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कई बार पढ़ा है ना कि आरबीआई का 22nd सेक्शन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही करेंसी को इशू कर सकता है। आरबीआई का जो है 18 सेक्शन कहता है कि आरबीआई कैन गिव इमरजेंसी फंड्स टू बैंक्स। तो ऐसे आरबीआई के कुछ सेक्शंस होते हैं अराउंड 61, और कुछ स्कीड्यूल्स हो जाते हैं 3-4। अभी जो आरबीआई के स्कीड्यूल्स होते हैं ना, और जो सेक्शन, देखो कभी भी आरबीआई का अपना एक एक्ट है, उस एक्ट के अंदर ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, सो आरबीआई हैज एन एक्ट, और उस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं। जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इस एक्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी कुछ है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि आरबीआई क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। आरबीआई में अगर कोई आ रहा है तो वो क्या कर सकता है। एवरीथिंग इज रिटन इनसाइड दिस सेक्शन, सॉरी दिस एक्ट। तो ये एक कानून है, एक रूल बुक है आरबीआई की, कि आरबीआई क्या करेगा, कैसे करेगा। इस रूल बुक में कुछ सेक्शंस है, कुछ एक्ट, कुछ स्कीड्यूल्स है, और इसी रूल बुक में जो सेक्शन 22 है वो इशूइंग के बारे में बताता है, और सेक्शन 24, 25 डिनोमिनेशन और मटेरियल्स या फिर करेंसी के बारे में बताता है, या सेक्शन 18 इमरजेंसी फंडिंग के बारे में बताता है, या सेक्शन 8 गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। तो ये जो एक्ट है ना, इसी एक्ट के अंतर्गत जो तमाम सेक्शंस और स्कीड्यूल्स हैं उसमें चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, अभी जो एक्ट हम देख रहे हैं आरबीआई का एक्ट, इसमें जो स्कीड्यूल्स हैं उसमें अलग अलग चीजें मेंशन है। किसी स्कीड्यूल में कुछ है, किसी स्कीड्यूल में कुछ है। जो इसका सेकेंड स्कीड्यूल है, ठीक है, जो आरबीआई एक्ट का सेकेंड स्कीड्यूल है, उसमें कुछ बैंक्स का नेम मेंशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो अपना सेकेंड स्कीड्यूल हो जाता है, इस सेकेंड स्कीड्यूल के अंदर कुछ बैंक्स के नेम मेंशन्स हैं। ठीक है, कुछ बैंक्स के नेम मेंशन है, और जो भी बैंक्स के नेम मेंशन है ना इनके सेकेंड स्कीड्यूल के अंदर, उन बैंक्स को एक अलग नाम दिया जाता है कि दीज आर द स्कीड्यूल बैंक्स। तो जिन भी बैंक्स का नाम आरबीआई के सेकेंड स्कीड्यूल के अंदर, ठीक है, किनका होता है वो मैं बताती हूँ। जिन भी बैंक्स का नाम आरबीआई के सेकेंड स्कीड्यूल के अंदर मेंशन हो गया है, उनको एक नाम दिया गया है। इनको कहा गया है कि दीज आर द स्कीड्यूल बैंक्स। ठीक है, इनको स्कीड्यूल बैंक्स का नाम दिया गया। तो अगर कोई मुझसे सिंपली पूछता है कि मैम स्कीड्यूल बैंक्स हम किसको कहते हैं, तो मैं कहूंगी स्कीड्यूल बैंक्स हम उन्हें कहते हैं जिनका नाम आरबीआई के सेकेंड स्कीड्यूल के अंदर मेंशन है। ठीक है, दोज बैंक्स whose name is registered in second schedule of RBI Act 1934। ठीक है, तो वो जो भी बैंक्स हैं जिनका नाम आरबीआई के सेकेंड स्कीड्यूल में मेंशन है, उन सभी को हम स्कीड्यूल बैंक कहते हैं। देन व्हाट इज दिस नॉन स्कीड्यूल बैंक। तो स्कीड्यूल तो हमने देख लिया, फिर नॉन स्कीड्यूल क्या हो जाते हैं। तो इसी के साथ आप लोग एक और भी पॉइंट को याद रखिएगा। नॉन स्कीड्यूल नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स का मतलब हो जाता है वो बैंक्स जिनका नाम आरबीआई के सेकेंड स्केड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, दोज बैंक्स whose name is not included in second schedule of
आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो वो सभी बैंक्स जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड स्केड्यूल में मेंशन नहीं है, उन सभी को हम नॉन स्केड्यूल कहते हैं। अब कई बार जब हम ये सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, अच्छा मतलब जो सरकारी बैंक होंगे वो स्केड्यूल होंगे और जो प्राइवेट होंगे वो नॉन स्केड्यूल होंगे। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सरकारी स्केड्यूल है और ये नॉन स्केड्यूल है। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ उसको हम अब समझते हैं। तो देखो, जब हम बेसिक एक डिफरेंस देखते हैं ना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल, दोनों को हम लोग एक एक साइड लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी किसको, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी स्केड्यूल बैंक्स को, ठीक है। और वही मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी नॉन स्केड्यूल बैंक्स को, ठीक है। तो इधर स्केड्यूल हो गए और इधर नॉन स्केड्यूल बैंक्स हो गए। ओके, इन दोनों को हम अगर समझें तो देखो, इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आ जाएगी वो आ जाएगी कि एक जो हमने जस्ट अभी देखा, ठीक है, मेंशन इन सेकेंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो स्केड्यूल बैंक की एक चीज तो हमने देख ली कि इनका मेंशन होता है सेकेंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। वही जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नॉट मेंशनड इन सेकेंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो इसमें हो गया कि ये मेंशन होते हैं आरबीआई एक्ट के सेकेंड स्केड्यूल में, इनका होता है कि ये मेंशन नहीं होते हैं आरबीआई एक्ट के सेकेंड स्केड्यूल में। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हमने यहाँ देख लिया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो दूसरा, जो भी स्केड्यूल बैंक्स हैं, चूंकि ये स्केड्यूल्ड हैं तो आरबीआई इन्हें समय समय पर लोन देता है, आरबीआई इनकी मदद करता है, तो दे कैन डू देयर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस विथ आरबीआई। जितने भी स्केड्यूल बैंक है, चूंकि इनका नाम आरबीआई के वहां पर है, तो दे कैन डू बैंकिंग एक्टिविटीज, जैसे कि समय पर लोन लेना, अपने पैसों को डिपॉजिट करना, ये सब आरबीआई के साथ ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। विथ आरबीआई ये लोग ये सारे काम करते हैं। जो नॉन स्केड्यूल बैंक्स होते हैं, चूंकि इनका नाम मेंशन नहीं है, तो ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन नॉट डू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस विथ आरबीआई। जैसे आरबीआई के वहां पे खाते खोलना हो गया या आरबीआई से समय पे लोन लेना हो गया, तो कोई भी नॉन स्केड्यूल बैंक ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि सेकेंड स्केड्यूल में मेंशन है। लेकिन जो भी स्केड्यूल बैंक है इन सभी को अलाउड है, क्योंकि ये सारे के सारे सेकेंड स्केड्यूल में मेंशन है। सो दे कैन परफॉर्म दीज थिंग्स, बट दीज बैंक्स दे कैन नॉट, ठीक है। एक और भी बात, दे कैन एक्ट एज क्लियरिंग हाउस मेंबर। तो ये क्या है ना, ये क्लियरिंग हाउस के मेंबर की तरह काम कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं कर सकती हैं। अब बेटा, ये क्लियरिंग हाउस क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। दे कैन नॉट एक्ट एज क्लियरिंग हाउस मेंबर, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच का क्या फर्क है, उसको हम समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात है कि जितने भी स्केड्यूल बैंक होते हैं, चूंकि इनका नाम आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल में, तो इन पे ज्यादा विश्वास किया जाता है। समय पे अगर इन्हें पैसों की जरूरत है तो आरबीआई इन्हें लोन दे देगी, अगर इनके पास एक्सेस सरप्लस है तो आरबीआई के पास पैसे रख देंगे, इन्हें उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन ये बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोगों को पता है कि जो स्केड्यूल बैंक है उन पे आरबीआई की बैकिंग है, आरबीआई इज बैकिंग देम। तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, उनका कोई प्रोजेक्ट है, उनको अगर किसी ने, बड़ी कंपनी अपने लोगों को सैलरी देना है, वो लोग अपने जो लोगों के खाते खुलवाएंगे वो ऐसे बैंक्स में खुलवाते हैं। कभी भी वो लोग नॉन स्केड्यूल में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बैकिंग नहीं है आरबीआई की, बट आरबीआई इज बैकिंग देम। तो इन पे लोगों का ज्यादा भरोसा होता है, लोगों का ज्यादा ट्रस्ट होता है कि चलो इन बैंक्स की तरफ जाते हैं। यही रीजन है कि जो बड़े बड़े बैंक्स आप और हम जानते हैं, चाहे
प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, सरकारी हो, चाहे वो कोई फॉरेन बैंक की बात हम कर रहे हो, चाहे वो कोई हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हो, जनरली वो सारे के सारे बैंक जो है ना इसी कैटेगरी में आते हैं। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि प्राइवेट बैंक्स नॉन स्केड्यूल हैं, गलत है, क्योंकि प्राइवेट बैंक इतना बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे? आप सोचो, हमारे देश के 2 प्राइवेट, हमारे देश के 3 सबसे बड़े बैंक्स में से अपना नाम दर्ज कर चुके हैं, HDFC, ICICI। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अगर वो स्केड्यूल नहीं होते तो फिर उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, अंतरराष्ट्रीय लेवल के प्रोजेक्ट्स ना कर रहे होते, अपने देश में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को ना कर रहे होते। तो स्केड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका नाम RBI के सेकंड स्केड्यूल में है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इन पे RBI की बैकिंग है, तो इन पे लोगों का ट्रस्ट होता है, इनके पास में वो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जाते हैं जो मैटर करते हैं। वही हम इनकी बात करते हैं, तो कोई भी बैंक जो आप जानते होंगे इन जनरल वो यहाँ पे नहीं होते हैं। ज्यादातर जो रूरल लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हो जाते हैं, सहकारी बैंक, वो आ जाते हैं। जो आप बड़े बड़े बैंक को जान रहे हो वो सब इसमें होते हैं। अब इसमें बस एक छोटी सी और कंडीशन है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मस्ट हैव a paid up capital of 5 lakh rupees. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल मैंडेटरी है, पर इनके पास में वो नहीं रहता है ना। व्हाट इज पेड अप कैपिटल, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी बस इसको आप लोग घोल कर पी लो कि स्केड्यूल बैंक के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि इनका पेड अप कैपिटल शुड बी मोर देन 5 लाख। जो भी ऐसे बैंक है जिनका पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज्यादा है वो स्केड्यूल है, जिनका नहीं है वो नॉन स्केड्यूल है। बाकी मैंने आपको और बातें बता दी कि इनका बिजनेस हमेशा बड़े लेवल पर होता है। स्केड्यूल के प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और बहुत सारे और भी ऐसे बैंक हो जाते हैं। वही हम लोग अगर नॉन स्केड्यूल की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बैंक है दिस इज लोकल एरिया बैंक। ठीक है, खैर चलो अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग स्केड्यूल की थोड़ी सी और टाइप्स को बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ स्केड्यूल बैंक्स। ठीक है, और इनके हम लोग 3 अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे अभी। ओके, तो इनके कौन कौन से 3 टाइप हम अब पढ़ने वाले हैं, इसमें से एक हो जाता है कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, एक हो जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ये हो जाते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं स्केड्यूल बैंक्स की, स्केड्यूल बैंक्स की 3 फर्दर टाइप हो जाती हैं, जिसमें से एक हो जाता है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। नाउ व्हाट आर दीज कमर्शियल बैंक्स, किसको हम कमर्शियल कहते हैं? देखो, कमर्शियल बैंक का मतलब, देखो अगर मैं आपसे कहती हूँ कॉमर्स का क्या मतलब है, तो कॉमर्स से आप मुझे क्या बताओगे? कॉमर्स का मतलब हो जाता है जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो। कॉमर्स इज समथिंग लाइक बिजनेस। ठीक है, तो व्हेन वी आर सेइंग कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब हो जाता है जो भी बिजनेस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा हो। ठीक है, जो ऐसी बैंक्स होती हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। जैसे वो सभी बैंक्स जो आपको और मुझे लोन दे रहे हैं, हमारे खाते खोल रहे हैं, हमें क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, वो सभी के सभी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। सो व्हाट आर कॉमर्शियल बैंक्स? These are the banks that deals with general public. Open their account and accepts their deposits. ठीक है, तो व्हाट आर कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का मतलब हो जाता है वो बैंक जो लोगों के खाते खोलता है, आम लोगों के, उनके खाते को खोलेगा, उन्हें लोन देगा, इनको हम लोग कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, दीज आर ऑल द कमर्शियल बैंक्स।
जो आम तौर पर हमारे और आपके खाते खोलता है, हमें और आपको लोन देता है। ये सभी के सभी कमर्शियल बैंक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी बैंक में आपका खाता होगा, SBI में होगा, एक्सिस में होगा, HDFC में होगा, केनेरा में होगा, BOB में होगा, जो भी ऐसा बैंक होगा जो आपका खाता खोल रहा होगा, वो एक कमर्शियल बैंक की तरह काम करता है। कॉमर्स का मतलब ये होता है बिजनेस, तो वो सभी के सभी कमर्शियल बैंक्स हो जाते हैं जो हमारे और आपके खाते खोलते हैं, हमसे और आपसे लेन देन कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं जरा ये थोड़ा सा सही लिखूं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं कि दीज आर ऑल कमर्शियल बैंक। द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो व्हाट आर दीज कोऑपरेटिव बैंक्स? कोऑपरेटिव बैंक्स हम किन्हें कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब होता है वो बैंक्स जो, अब ऐसे समझिएगा, ठीक है, मैं हर बार एक एग्जांपल से आप लोगों को ये समझाती हूँ। सपोज करो कि देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स, ठीक है। सपोज करो कि एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स मिलकर के काम करते हैं, या एक जगह है जहाँ के बहुत सारे लोग फार्मिंग में इंक्लूडेड हो, और इनका जो काम है ये डेयरी फार्मिंग में है, ठीक है। दूध और दुग्ध का जो भी उत्पादन हो रहा है उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, डेयरी रिलेटेड ये काम कर रहे हैं। मान लीजिए इसमें जितने भी फार्मर्स हैं, इन सभी ने डिसाइड किया कि अब से जो है जितना भी मिल्क का रेट लगा रहे हैं इसको ये लोग यूनिफॉर्म रखेंगे, कि सभी के सभी आपस में यूनिफॉर्मिटी रखेंगे। इतना इतना मिल्क का रेट रखते हैं, इतने इतने के हिसाब से जो है हम मिल्क को बेचेंगे, और इतना प्रतिशत पानी मिलाएंगे, या ये स्टैंडर्ड रखेंगे। सो दे हैव डन दिस कि हम लोग इतना इतना जो है दूध बेचेंगे, इतने रुपए लीटर के हिसाब से बेचेंगे, इतना पानी मिलाएंगे, ये करेंगे। आई एम जस्ट मेकिंग इट, ठीक है, एक मतलब सिनेरियो इमेजिन करने को कह रही हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी अपनी बना ली है, एक सोसाइटी टाइप की बना ली है। उसमें ये जितने भी लोग हैं थोड़े थोड़े से पैसे जमा कर रहे हैं कि चलो थोड़े थोड़े पैसे जमा करें, कल को अगर ज़रूरत होती है तो हम इन्हीं पैसों से एक दूसरे की मदद भी करेंगे लोन दे करके। तो इन्होंने अपने आप को सोसाइटी की तरह फॉर्म कर लिया है, और ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसे सोसाइटी में रजिस्टर करते हैं, या तो मल्टी स्टेट सोसाइटी या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में खुद को रजिस्टर करते हैं। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है। यही कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि कल को बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगी तो इसी को कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है जो वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, तो इनका रेगुलेशन ड्यूअल बेसिस पे होता है। RBI भी इनका रेगुलेशन करता है, और एक और होती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी इनका रेगुलेशन करते हैं। दोनों मिल करके इनका रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये भी एक बात हो गई। तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ही एक पर्टिकुलर सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम करते हैं। दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर सोसाइटी। इन्हें हम कहते हैं कि दीज आर कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर डेवलपमेंट बैंक्स? तो होपफुली आप लोग देखे होंगे, कुछ बैंक्स के नाम में लग जाता है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो जिन भी बैंक्स के नाम में लग जाएगा सहकारी बैंक, चाहे वो रूरल लगा हो चाहे वो अर्बन लगा हो, अगर सहकारी शब्द लग गया है तो इसका मतलब है कि वो एक कोऑपरेटिव बैंक है। वो सभी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे जिला सहकारी बैंक, तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या होती है ना, ये थोड़ा अलग काम करती है। डेवलपमेंट बैंक का काम होता है अपनी सेक्टर का डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इनका काम होता है कि अपने पर्टिकुलर सेक्टर का डेवलपमेंट कर रही हैं ये, ओके। और ये जो अपने पर्टिकुलर सेक्टर का डेवलपमेंट कर रही हैं, इसमें एक जो बात हो जाती है वो ये होती है कि ये आम जनता को लोन नहीं देती हैं। तो फिर ये कैसे डेवलपमेंट करती हैं? क्योंकि जब पैसे जनता तक पहुंचेंगे डेवलपमेंट तो तभी होगी। तो ये काम कैसे करती हैं? तो डेवलपमेंट बैंक लोन देती हैं कोऑपरेटिव बैंक को, कमर्शियल बैंक को, और ये आम जनता तक उसी लोन को पहुंचाता है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। सो दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट
ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर। ये क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर। एक पर्टिकुलर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? तो इसको जनरली लोग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से भी बोलते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल है? जी हाँ, इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। मैं लिख देती हूँ नाम इनके। ये कुछ इस प्रकार हैं: नाबार्ड, एक्जिम, सिडबी, एनएचबी, नाफेड। ये क्या है? ये इसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं। यही 5 हमारे देश में हैं भी, जो डेवलपमेंट बैंक की तरह या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर रहे हैं। सो दीज आर द वेरियस बैंक्स जो कि स्कीड्यूल्ड है। स्कीड्यूल का अर्थ हो गया कि आरबीआई के सेकेंड स्कीड्यूल में जनरली हो जाते हैं। अब स्कीड्यूल की हम लोग फर्दर भी अगर जब वो करते हैं, डिवीजन करते हैं, सो वी हैव सम स्कीड्यूल कमर्शियल बैंक जो आपसे और हमसे लेन देन कर रहे हैं, सम स्कीड्यूल कोऑपरेटिव बैंक जो लेन देन के साथ बेसिक मोटिव रखते हैं कि अपनी कम्युनिटी जिसने खोला है उसका वेलफेयर कर सके। इसकी एक खास बात होती है कि जो लोग इसको ओपन किए होते हैं ना, वही लोग इसमें लोन वोन भी लेते हैं, तो वही इसके जो मेंबर्स होते हैं वही इसके कस्टमर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन देयर आर सम डेवलपमेंट बैंक्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम हो जाता है कि ये अपने पर्टिकुलर सेक्टर का क्या करें, डेवलपमेंट करें। ये इस काम को करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग जरा कॉमर्शियल बैंक्स को पढ़ेंगे कि व्हाट आर दीज कॉमर्शियल बैंक्स। इनके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, सो कॉमर्शियल में मैंने आपको एक बात बता दी कि ये वो बैंक्स हो जाते हैं जो आपके और हमारे खाते खोलते हैं और हमें लोन देते हैं। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक्स क्या हो जाते हैं? ये वो बैंक्स हो जाते हैं जो आपके और हमारे खाते खोलते हैं और आपको और मुझे लोन देते हैं। इन सभी बैंक्स को हम क्या कहते हैं कि दीज आर ऑल कमर्शियल बैंक्स। इनकी फर्दर कुछ और भी वो हो जाती है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, दे डील विथ जनरल पब्लिक। ये मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, सो दे डील विथ जनरल पब्लिक। एक ही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जनरल पब्लिक का मेरा मतलब हो गया कि ये बेसिकली आपसे और हमसे लोन वगैरह का लेन देन करते हो, हमारे और आपके खाते खोलते हैं। जैसे मैंने जस्ट आपको बताया था कि इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है, हाँ एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ओके। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जो भी बैंक्स हो जाते हैं, ये सभी के सभी जो हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये सभी के सभी हाँ किस में आ जाते हैं, ये सभी के सभी आपके कमर्शियल बैंक्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, स्केड्यूल बैंक्स की कैटेगरी से हम इन्हें हटा देते हैं। मतलब जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं इनको आप लोग स्केड्यूल बैंक्स की कैटेगरी से हटा दो। इसको आप लोग बस एक सेपरेट उसकी तरह याद रखो। ठीक है, मतलब ऐसे आप याद रखो कि दीज आर सेपरेट AIFI। रेगुलेशन इनका लेकिन आरबीआई करता है, लेकिन स्केड्यूल कैटेगरी से हम इन्हें बाहर रखते हैं। स्केड्यूल में अभी हम इन्हीं दोनों कैटेगरी को रखते हैं, इसको बाहर रखते हैं। दीज आर सम सेपरेट AIFI जिनका रेगुलेशन इज डन बाय आरबीआई। ठीक है, इसको हम बाद में और देखेंगे डीप में। अभी फिलहाल में हम इन पे फोकस करते हैं। स्केड्यूल से हटाना है अभी इन्हें, स्केड्यूल में हम नहीं रखेंगे। ठीक है, स्केड्यूल में हम इन्हें अभी पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ सो कमर्शियल बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दे डील विद द जनरल पब्लिक। ये क्या करते हैं, ये जनरल पब्लिक से डील करते हैं, आपको और हमें लोन वगैरह देते हैं। अब इनकी फर्दर और भी कैटेगरीज हो जाती हैं। ठीक है, अब इनकी जो है फर्दर और भी कुछ कैटेगरीज हो जाती हैं। जैसे कि क्या क्या इनकी और कैटेगरीज हो जाती हैं, तो देखो इसमें सबसे पहली एक चीज आ जाएगी जिसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। तो इसमें जो सबसे पहली एक चीज आ जाती है, ये आ जाती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो सीधी भाषा में जिसको आप सरकारी बैंक कहते हो, जो भी ऐसे बैंक्स हैं जिनको आप सरकारी बैंक कहते हो, सरकारी बैंक आप किसे कहोगे? जिसमें सरकार के मेजॉरिटी शेयर्स होंगे। तो जो भी ऐसे बैंक्स हैं जिन्हें आप कहते हो कि दीज आर द सरकारी बैंक जिसमें सरकार की मेजॉरिटी शेयर्स हैं, वही कहलाते हैं। ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक विद इन विच द गवर्नमेंट मेजॉरिटी, द गवर्नमेंट शेयर इज इन मेजॉरिटी। ठीक है,
गवर्नमेंट होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी शेयर होल्ड करती है, यानी कि आप समझिए कि एक बैंक है जिसको बनाने में 100 करोड़ की कीमत आई है, इसमें 10 लोगों ने पैसे लगाए हैं, उन 10 लोगों में से जो सबसे ज्यादा पैसे लगे होंगे वो सरकार के होंगे। तो ऐसे जितने भी बैंक हैं जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सरकार की है, उनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। इन सभी बैंकों को हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, यानी सरकारी बैंक। हमारे देश में भी फिलहाल में कितने, तो हमारे देश में 11 नेशनलाइज बैंक है और एक SBI है, ठीक है। 11 नेशनलाइज्ड है और एक SBI है। टोटल अगर हम इनकी मात्रा देखते हैं तो हमारे देश में कुल 12 सरकारी बैंक्स हैं। कितने, कुल हमारे देश के अंदर 12 सरकारी बैंक्स हैं जो कि अभी फिलहाल में कार्यरत हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा कैटेगरी होता है, दिस इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक हम किन्हें कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब होता है जिसमें किसी प्राइवेट ओनर ने मेजॉरिटी शेयर को होल्ड किया हो, ठीक है। तो वो बैंक जिसके अंदर किसी प्राइवेट ओनर ने मेजॉरिटी शेयर को होल्ड करके रखा हो उसे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं, ओके। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होल्ड मेजॉरिटी शेयर्स। इसमें जैसे कि उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक शुरू किया, उनका मेजॉरिटी शेयर है, सरकार का नहीं है। या हिंदुजा ग्रुप ने इंडसइंड बैंक को शुरू किया। तो जब भी कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी तरफ से ज्यादा पैसे लगा के कोई बैंक को बनाता है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जियो पेमेंट बैंक, जियो वाले, हालांकि वो एक पेमेंट बैंक की कैटेगरी में आएगा लेकिन वो एक प्राइवेट बैंक भी कहलाएगा क्योंकि उसको किसी एक प्राइवेट ओनर ने शुरू किया, ना कि सरकार ने, ठीक है। तो ऐसे जो भी बैंक्स हो जाते हैं जिसको कोई प्राइवेट ओनर शुरू करता है, जिसमें प्राइवेट ओनर की मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, उसको हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं, ठीक है। अगला क्या हो जाता है, अगला हो जाता है फॉरेन बैंक्स, ठीक है। सो व्हाट आर दीज फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स का मतलब हो जाता है द बैंक्स which the banks in which the head office is in foreign nation but they are working with their branches in our nation। तो ऐसे बैंक्स जिनका जो हेड ऑफिस है वो फॉरेन नेशन में होता है पर फिर भी वो हमारे देश के अंदर भी अपने ब्रांचेस के साथ काम करते हैं, इनको हम फॉरेन बैंक कहते हैं, ठीक है। सो they have their head office in foreign nation but work with their branches in India। तो इनका जो हेड ऑफिस है ये फॉरेन नेशन में होता है लेकिन इनकी ब्रांचेस भारत में भी होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्पर्ब बैंक, बैंक ऑफ चाइना, ये जो बैंक्स होते हैं इनका हेड ऑफिस दूसरे देश में है लेकिन ये अपनी ब्रांचेस के साथ हमारे देश में भी काम कर रही हैं। इनका भी रेगुलेशन RBI करता है। जो भी बैंक्स हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं इन सभी का रेगुलेशन RBI ही करता है, जो बड़े लेवल पे जिन्हें हम और आप जान रहे हैं। क्योंकि जब RBI रेगुलेट करेगा, RBI की बैकिंग होगी, RBI की बैकिंग होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़ा नाम होगा, बड़ा नाम होगा, यानी हम और आप जान रहे हैं, तभी जान रहे होंगे, ठीक है। सो ये हो गए फॉरेन बैंक्स। तो ये हो जाते हैं बेसिकली कमर्शियल बैंक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। सरकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। और अच्छा, कितने प्राइवेट बैंक हैं? 21 हमारे देश में प्राइवेट बैंक है। कितने फॉरेन बैंक है? 44 फॉरेन बैंक हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, जिसमें कि 2 सब्सिडरी हैं, बाकी 42 पूरी तरह से फॉरेन है, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमने इनको देख लिया। अब हमने इतनी बात तो कर ली, अब जो हमारी अगली बात होगी ये होगी अबाउट यूनिवर्सल एंड डिफरेंशिएटेड बैंक, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया कि हाँ, बैंक्स का जो मेन कैटेगराइजेशन होता है ये होता है स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल। स्केड्यूल में हमने देखा कि मेन कैटेगराइजेशन कमर्शियल, कोऑपरेटिव होता है। डेवलपमेंट बैंक्स आर सेपरेट, इन्हें हम कभी और पढ़ेंगे। स्केड्यूल में एकदम से नहीं रखेंगे, इन्हें हम कभी और पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कमर्शियल में जो मेन 3 लीडिंग कैटेगरीज आ जाती हैं वो ये आ जाती हैं आपकी
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स, ये 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। अच्छा, बैंक्स का जब हम विभाजन करते हैं तो विभाजन करने का आधार भी अलग होता है। जब हम बैंक्स का डिवीजन करते हैं तो उस डिवीजन करने का हमारा जो बेसिस होता है वो भी बहुत वैरी करता है। ज़रूरी नहीं है वो सेम हो, वो हर बार वैरी करता है, कुछ ना कुछ अलग होता है। अभी हमने देखा कि किसमें किसकी कितनी ओनरशिप होती है या कहाँ पे कौन बेस्ड है, उसके हिसाब से हमने बताया। अब हम देखेंगे कि कौन कितनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, उसके हिसाब से उसे यूनिवर्सल और डिफरेंशिएटेड कहते हैं। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कर रहे होंगे वो हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल बैंक और डिफरेंशिएटेड बैंक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट यूनिवर्सल एंड डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ओके, देखो बेटा, अगर मैं कभी भी आपसे कहती हूँ कि यूनिवर्सल का क्या मतलब है, सपोज आई एम सेइंग कि मुझे ये बताओ यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? यूनिवर्स का मतलब होता है टोटल। तो अगर मुझे कोई बोले यूनिवर्सल बैंक क्या मतलब, टोटल बैंक। एक्चुअली यूनिवर्सल बैंक हम बताते हैं बैंक की कितनी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यदि कोई ऐसा बैंक है जो जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं सारी परफॉर्म कर सकता है, तो उसे हम यूनिवर्सल बैंक कहेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा बैंक जो वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है जो कि एक नॉर्मल बैंक करता है, जैसे कि लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना, लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, रिटेल बैंकिंग भी कर रहा है, होलसेल बैंकिंग भी कर रहा है, एडवाइस का भी काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स का भी काम कर रहा है। मतलब जितने भी A to Z फंक्शंस परफॉर्म करना चाहिए एक बैंक को, वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर दीज यूनिवर्सल बैंक? A bank which perform all the activities। तो एक ऐसा बैंक जो सारी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, उनको हम कहते हैं दीज आर यूनिवर्सल बैंक। अब आप बोलोगे मैडम इसका एग्जांपल कोई है? बिल्कुल, अगेन जिस भी नॉर्मल बैंक को आप जानते हो, SBI, HDFC, ICICI, कैनरा, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सारे के सारे यूनिवर्सल हैं। ये सब सारे के सारे काम करते हैं। ठीक है, जितने भी काम होते हैं सब करते हैं। देन व्हाट इज डिफरेंशिएटेड? अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंट का क्या मतलब होता है, तो डिफरेंट का मतलब है जो अलग हो। व्हाट इज डिफरेंशिएटेड बैंक? तो देखो, इसका मतलब होता है अ बैंक which performs its activities in a restricted manner। ठीक है, तो एक बैंक जो कि अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहा है। ये जो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है वो एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड बैंक का मतलब वो बैंक जो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन इसकी जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है इसको ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मैनर में कर रहा है, सारी एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहा है। ये सभी के सभी डिफरेंशिएटेड बैंक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, सो वी हैव पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, इसके सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स थे, लेकिन नचिकेत मोर जी की कमेटी बैठाई गई। नचिकेत मोर जी ने कहा कि हमारे देश में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिक ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन्हीं की ये बात कहने के बाद से इन दोनों बैंक्स का जन्म हुआ। ठीक है, और ये 2014 के बाद से आए हैं। फिर कुछ पेमेंट बैंक्स बनकर आए, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बन के आए। ये काम अपना कर रहे हैं, हम और आप खाते खोल सकते हैं, लेकिन इनका जो
पर्टिकुलर सेक्टर टारगेट होता है। पेमेंट बैंक्स के लिए होते हैं जो लो इनकम ग्रुप हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए होते हैं जो एमएसएमईज हैं वो। ठीक है, तो चलो अब जरा हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके तो अब हम लोग जानेंगे अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, हमने आपको ये बता दिया कि हाँ व्हाट आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ये तो हमने देख लिया। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। ठीक है, इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। सो विल स्टार्ट विद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ओके, देखो सिंपली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को जब भी हम डिस्कस करते हैं ये क्या हो जाते हैं। ठीक है, किनको हम लोग कहते हैं कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। देखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब हो जाता है एक ऐसा बैंक, ठीक है, एक ऐसा बैंक हो जाता है जो कि सिंपली हमारे देश में स्मॉलर जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं इनको कैटर करने के लिए लाया गया है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, सबसे पहला दे कैटर टू फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड माइग्रेंट लेबर्स। तो ये क्या करते हैं, ये सिंपली जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज और माइग्रेंट लेबर्स होते हैं उनकी नीड को कैटर करने के लिए होते हैं। ठीक है, उनकी नीड को क्या करते हैं, उनकी नीड को ये कैटर करने के लिए होते हैं कि चलो उनकी नीड को ये क्या करेंगे, पूरी करेंगे। सिंपली इनका यही काम हो रहा होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग समझे थोड़ी सी और चीज, थोड़ी और बारे में अगर हम लोग जाने कि ये क्या कर रहे होते हैं, क्यों इनको बनाया जाता है, तो ऐसे भी आप लोग समझिएगा कि इनको बनाने का जो एक मेन मोटिव था वो यही था कि जो हमारे देश के अंदर ऐसे मतलब कि बहुत सारे ऐसे हो जाता है, कई बार क्या होता है कि जो अमीर अमीर लोग हैं उन लोगों को तो बहुत इजीली लोन वगैरह मिल जाता है, बहुत इजीली जो है इन लोगों को लोन दे देंगे कि हाँ चलो कोई गया, कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा व्यापारी, उसने लोन मांगा, इन्होंने उसको लोन दे दिया। वहीं जब कोई छोटा मोटा व्यापारी उसी लोन का मांगता है तो उसको इतनी आसानी से लोन नहीं दिया जाता, उसको इतनी इजीली लोन नहीं देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है कि किस तरीके से बड़े लोगों को तो ये लोन मिल जा रहा है लेकिन जो भी छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं उन लोगों को वही लोन आसानी से नहीं मिल पा रहा है। जबकि ये छोटे मोटे व्यापारी की हमारे देश में ज्यादा तादाद है और ये हमारे देश के अंदर ज्यादा प्रभाव डालती है, यानी इनको तो लोन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनको नहीं मिलेगा, देखो बड़े बड़े व्यापारी जो है वो कुछ है तादाद में, लेकिन छोटे मोटे व्यापारी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इनकी वजह से जीडीपी होती है, जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर इनके बिजनेस को नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे ही लिए एक सेटबैक है ना, तो इनको तो सपोर्ट करना ही चाहिए। उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का शुरू करना जरूरी था। तो ये हम क्या कहेंगे कि दे कैटर टू द फाइनेंशियल नीड ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनके लिए बेसिकली होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये और क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं, स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो इंडस्ट्रीज, इनफॉर्मल सेक्टर, इनको पैसे देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दे आर क्रिएटेड टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, दे आर क्रिएटेड टू एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हो जाता है दूर दराज एरियाज में भी बैंक की सुविधा को सस्ते से सस्ते दर पर पहुंचाना, इसी को ही हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो इनको बनाया गया था ताकि जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको दूर दराज एरियाज में पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब एक बात आ जाती है कि इनकी जो मतलब अगर कोई भी चाहता है अपनी तरफ से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को शुरू करना तो उसका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए कितना, जो इनका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ये पहले 100 करोड़ था, फिर 200 करोड़ हुआ, लास्ट ईयर नवंबर में इसको 300 करोड़ कर दिया गया। तो आज के समय में दिस इज नाउ 300 करोड़। ठीक है, आज के समय में जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है आरबीआई के मुताबिक, कोई अगर चाहता है अपना एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करे तो उस केस में जो उसकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है दिस इज 300 करोड़। ठीक है, इसमें जो भी प्रोमोटर्स होते हैं जिन्होंने मेजॉरिटी पैसे लगा के इसको बनाए होते हैं उसका इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन 40% होना चाहिए, जो कि 12 साल में 26% तक कर देना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोमोटर का मतलब होता है जो मेजॉरिटी पैसे लगा के इनको बना रहा है, तो जो प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन हो जाता है दिस इज
40%, और इसको 12 साल के अंदर 26% तक इन्हें कम करना होता है, यानी आप अपने पैसे कम करके उसको 26% तक कर दोगे। प्रोमोटर्स की कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। इनके रेगुलेशन की हम लोग बात करते हैं तो इनका रेगुलेशन इज डन बाय आरबीआई। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इनका जो 50% लोन है इसकी वैल्यू 25 लाख तक की होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ लोन वैल्यू शुड बी ऑफ 25 lakhs। यानी कि मान लो इनके जितने भी कस्टमर्स हैं, मान लीजिए इनके 100 कस्टमर्स हैं, इन 100 कस्टमर्स में से जो 50 कस्टमर्स होंगे, उन 50 कस्टमर्स को जो लोन दिया जाएगा उसमें से एक कस्टमर को जो लोन दिया जाएगा वो 25 लाख तक दिया जाएगा। इसमें पहले नहीं सिलेक्टेड होता है कि कौन से कस्टमर को कितना लोन देंगे। इसमें ये हो जाता है कि जो भी कस्टमर्स आएंगे उनको जो लोन दिया जाएगा वो वॉक इन होंगे, मतलब कि जितने भी टोटल कस्टमर्स हैं उसमें से जो 50% कस्टमर्स हैं उसमें एक कस्टमर को जो लोन दिया जा रहा है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। और इसमें कोई इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता है, वॉक इन कस्टमर्स के हिसाब से होता है कि जैसे जैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से ये लोग इसको मेंटेन करते हैं कि 25 लाख तक एक का हो। ठीक है, दूसरी चीज एक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज्यादातर इनसे कहा जाता है ये अपनी वहीं पर ही शाखाएं खोलें जहां पर कम बैंक्स हैं। ठीक है, ज्यादातर वहीं पे खोलें, लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो 25% ब्रांचेस होंगी वो हमेशा अनबैंक रूरल एरियाज में खोली जाएंगी। सो दीज आर स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमारे देश का सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो वर्किंग है वो उषा थोरात कमेटी के कहने पर की गई है। ठीक है, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पेमेंट बैंक्स की पेमेंट बैंक्स क्या हो जाते हैं। देखो, पेमेंट बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक डिफरेंशिएटेड बैंक है ना, और डिफरेंशिएटेड बैंक में तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी, काहे की रिस्ट्रिक्शन होगी इसमें? जो इसमें मेनली रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये कभी भी हैवी इंडस्ट्रीज को लोन नहीं देते हैं। कोई भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये कभी भी हैवी इंडस्ट्रीज को लोन नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर कि दे कैन नेवर एवर लेंड टू एनी हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ एक वो हो जाती है, कुछ ना कुछ एक लेंडिंग को लेकर के या कुछ ना कुछ एक रिस्ट्रिक्शन होती है इनकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। तो एक तो हमने देखा कि 50% कस्टमर को 25 लाख से ज्यादा लोन नहीं देंगे, और दूसरा हमने देखा कि ये जो भी लेंडिंग कर रहे हैं वो कभी हैवी इंडस्ट्रीज को नहीं करेंगे क्योंकि इनकी रिस्ट्रिक्शन हो गई इनकी परफॉर्मेंस पर। इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, इस वजह से इनको कहा जाएगा कि दीज आर डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक्स की बात करते हैं। पेमेंट बैंक्स को बनाया गया था, देखो इनको इसको बनाया गया था उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, और जनरली जो लोग माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते हैं काम करने। ठीक है, तो देखिए ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो भी माइग्रेंट लेबर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं या जो भी लो इनकम ग्रुप वाले हैं उन लोगों को ये क्या करता है, उन लोगों को ये केटर करता है। केटर का मतलब होता है सर्व करना, यानी उनके लिए काम करना, उन लोगों को सर्व करना। तो ऐसे जो लोग थोड़े कम पैसे वाले लोग, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे गरीब लोग का यहाँ खाता होता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये मेनली उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। मेनली उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के इसे बनाया गया था। ठीक है, पेमेंट बैंक्स के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि क्या क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहला,
दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 lakhs, ठीक है। तो ये जो भी लोग हैं, जो लोग अपने पैसे यहाँ जमा कर रहे हैं, उनके पैसे ये 2 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए डिपॉजिट, उससे ज्यादा ये लोग डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है? अगला है कि ये कभी भी आपके एफडी आरडी नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिमांड डिपॉजिट खोलते हैं, यानी करंट और सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट ही नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आपके डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी आपके एफडी या आरडी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगला, इसके अलावा कभी भी ये किसी को भी लोन, क्रेडिट कार्ड, इस तरीके की कोई भी सुविधा नहीं देंगे, ठीक है। सो दे डू नॉट ऑफर लोन, क्रेडिट कार्ड, एडवांस, किसी भी तरीके की एडवांस की सुविधा ये आपको नहीं ऑफर करते हैं, ठीक है। एक और भी बात बेटा, अगर आपको लगे अरे मैडम उस वाले ने तो मेरा 5 लाख रुपया था लिया था एफडी के तौर पर, ये वाला पेमेंट बैंक, तो बेटा हो सकता है कोई पेमेंट बैंक आपको ऐसी सुविधा देने को कह रहा हो, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो कभी भी खुद से नहीं, किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ऐसा करता है। तो कोई भी पेमेंट बैंक यदि ऐसा कह रहा है तो वो कभी भी ऐसा खुद से नहीं करता है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर ही ऐसा करता है, ठीक है। तो ये एक और भी बात हो गई। वन मोर थिंग, कोई भी पेमेंट बैंक की जब हम बात करते हैं तो इसको अगर खोलना है तो मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 100 करोड़ का, ठीक है। सबसे पहला पेमेंट बैंक जो था इसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक, इसने अपना काम राजस्थान से शुरू किया था। स्मॉल फाइनेंस में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने अपना काम पंजाब से शुरू किया था। अच्छा, पेमेंट बैंक्स को हमने क्यों कहा कि ये वो होते हैं, ये एक डिफरेंशिएटेड बैंक है, क्योंकि देयर आर सेवरल थिंग्स जो ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दिस इज अ डिफरेंशिएटेड बैंक। ओके, नाउ आई होप अभी तक आप लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी अब तक, है ना, पूरी तरह से आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी। और हमारे देश में फिलहाल में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और 5 पेमेंट बैंक्स हैं। पहले 6 थे, लेकिन अब फिलहाल में पेटीएम पेमेंट बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया जा चुका है, तो अब 5 ही बचे हुए हैं। पेमेंट बैंक के काम को लेकर के जो कमिटी का रिकमेंडेशन था, ये नचिकेत मोर थे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट पेमेंट बैंक एंड आई होप आप लोग अभी तक समझ गए होगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड हमने कर लिए। अब चलो हम लोग देखेंगे अबाउट वन स्टेट, सॉरी, अब जरा हम लोग देख लेंगे अबाउट आरआरबीज, ठीक है। अब जरा हम लोग आरआरबीज के बारे में देखते हैं, आरआरबीज क्या है, इनको क्यों बनाया गया था, एंड सेवरल थिंग्स। तो ये तो आपने देख लिया, आरआरबीज को भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है बेटा। रीजनल रूरल बैंक्स के नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये वो बैंक्स हैं जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, ठीक है। ये वो बैंक्स हो जाते हैं जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, उन्हीं को ही हम लोग कहते हैं कि दीज आर रीजनल रूरल बैंक। रीजन, जैसे आप लोग जब आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम देंगे तो जो आईबीपीएस आरआरबी का आप पेपर देते हो उससे आप आरआरबीज में ही जाते हो, रीजनल रूरल बैंक से में ही आप जाते हो उसका पेपर देके, ठीक है। तो चलो इसको जरा अब हम लोग समझते हैं, पूरी बात करते हैं, ठीक है। सी, सबसे पहले तो आरआरबीज यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं बैंक, ये वो बैंक्स होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, यानी इनका जो काम करना होता है ऐसी जगह करेंगे जहां की एरिया में कम से कम 5% गांव हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक एरिया जो कि 100%, ठीक है, एक एरिया जो कि 100% शहरी है वहां पे कोई ग्रामीण बैंक है नहीं, ये हमेशा वहीं पर ही काम करते हैं जहां कम से कम 5% गांव हो। तो एम नरसिम्हन जी की कमेटी के कहने पर ग्रामीण बैंक की स्थापना की शुरुआत की गई थी फ्रॉम द ईयर 1975, ठीक है। सो established
in 1975 to cater the financial needs of, once again people, तो इनको एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में, ताकि जो भी फाइनेंशियल नीड्स है रूरल लोगों की, जो गांव देहात में रह रहे हैं उन लोगों के लिए, टू केटर द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ रूरल पीपल। तो जो भी लोग थे, जो लोग गांव देहात में रह रहे थे, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स को शुरू किया गया था। इसका मोटिव क्या था? देखो क्या होता है, जैसे एक नॉर्मली भी जो बैंक्स होते हैं, जैसे अभी हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा या नॉर्मल बैंक को भी पढ़ा, तो इनसे कहा जाता है कि आपके जितने भी टोटल ब्रांचेस हैं उसका 25% आप लोग गांव में खोलो। लेकिन बेटा अगर हम लोग देखें तो गांव वाला जो मतलब पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो टोटल बैंक्स में से अगर किसी की 100 ब्रांच है तो आपने 75 खोल दिए शहर में और 25 खोले गांव में, जबकि उस वक्त तो गांव और भी ज्यादा बड़ा था, गांव में रह रहे लोग ज्यादा थे, उनका अपना काम अलग था। तो ऐसे बैंक की जरूरत थी जो स्पेसिफिक फोकस करे उनके ऊपर, जो गांव में रह रहे हैं उनकी जरूरतों को समझे, उनके हिसाब से लोन दे, उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स करे। और ऐसे बैंक तो थे नहीं, थे बहुत अच्छे बैंक थे, नेशनलाइज से अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन गांव वालों को समझते हुए एक बैंक नहीं था। तो उनको ध्यान में रखते हुए एक अलग तरीके का बैंक बनाया गया जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाए, कि उस क्षेत्र के गांव के लोग जो हैं, चाहे किसान हो चाहे जो भी हो, उनको लोन दे, उनके खाते खोले, उनके हिसाब से काम करे, ताकि उनके लिए स्पेशलाइज्ड हो ये बैंक्स। ठीक है, तो ये हो गए रीजनल रूरल बैंक्स। 1975 में इनकी स्थापना की शुरुआत करी गई थी, और ये जो है इनको बनाया गया था एम नरसिम्हन जी की कमेटी के कहने से। ठीक है, ओके। अब जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इसमें एक और भी बात है कि जो पहला एक साथ में कुल 5 बनाए गए थे, शुरू किए गए थे, लेकिन इसमें जो सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक था, इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, जो फर्स्ट आरआरबी था इसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो जो सबसे पहले आरआरबी खोला गया था ये प्रथमा ग्रामीण बैंक था। कब खोला गया था? 1975 में। कहां पर? मुरादाबाद के अंदर। ठीक है, सो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सबसे पहला आरआरबी खुला था। ओके, नाउ सॉरी दोस्तों, कॉल बहुत आ जा रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये शुरुआत किया गया था आरआरबी जो पहला था, दिस वाज इन मुरादाबाद। ग्रामीण बैंक जो था सबसे पहला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। अच्छा, आप एक बात सोचो कि अगर कभी भी कोई एक बैंक जो कि स्पेसिफिक एक ही एरिया में बन रहा हो, स्पेसिफिकली जो कि गांव में ही बन रहा हो, उसमें एक तो टेंशन हो सकती है क्या, कि यार पैसे तो आप दे रहे हो, लेकिन देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग रहते हैं उनका अपना कोई ऐसा काम धंधा फिक्स नहीं होता है कई बारी, या अगर जैसे फार्मर्स ने लोन लिया, उनका जो भी पूरा खेती है वो चल रहा है, जो मौसम पर, मौसम अच्छा है तो बढ़िया, नहीं अच्छा है तो खराब, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये 2-4 प्रॉब्लम है कि कई बारी गांव में कोई बैंक खोला गया, पैसे लोग लिए, लेकिन उस पैसे को वो लोग रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या चलती थी। तो एक रिस्क है कि मान लो किसी ने पैसे लिए नहीं वापस कर पा रहा है, अब जिसका भी वो बैंक है वो बहुत लॉस में जा सकता है। तो आरआरबी को बनाने का जो कैपिटल स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार रहा। इनकी शेयर होल्डिंग कैसी थी? इनकी शेयर होल्डिंग थी कुछ इस प्रकार की। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक। तो कभी भी किसी भी आरआरबी को खोलना था तो उनकी शेयर होल्डिंग जो भी थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि जो भी आरआरबी खुलेगा उसमें जो केंद्र सरकार होंगी, उनका टोटल जितना भी पैसा लगेगा उसको खोलने में वो 50% लगाएंगे। तो ये कितना लगाते थे? 50%।
जिस भी राज्य में वो आरआरबी खुलेगा उस राज्य सरकार को अपनी तरफ से उसमें जो कंट्रीब्यूशन देनी होगी उसको ओपन करने में ओवरऑल वो 15% रहेगी, और एक स्पॉन्सर बैंक की रहेगी ये 35% रहेगी। बट द पॉइंट इज स्पॉन्सर बैंक होते क्या है? जैसे मान लो जिस भी एरिया में तय किया गया कि यहाँ पे एक आरआरबी खोलना है, मान लीजिए गोरखपुर एक शहर है उत्तर प्रदेश में, वहां पे मान लीजिए एक गांव है, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, जैसे मान लो यहाँ पर है चौरी चौरा, ठीक है। तो चौरी चौरा पूरी तरह से गांव नहीं है, डेवलप्ड है, लेकिन बहुत बड़ा शहर नहीं है ना, पूरी तरह से शहर है, ठीक है। तो चौरी चौरा में इन्होंने डिसाइड किया कि वो खोलते हैं, एक आरआरबी खोलते हैं। तो चौरी चौरा में जब ये आरआरबी खोलेंगे तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार जो होंगी वो 15% करेंगी, बाकी 35% स्पॉन्सर बैंक करेंगे। स्पॉन्सर बैंक क्या है? तो जिस भी एरिया में ये खुल रहा है उस एरिया में देखा जाएगा जितने भी बैंक्स हैं, जैसे गोरखपुर के एरिया के पास में देखा गया ना, चौरी चौरा था, वहां खोलना था। तो गोरखपुर के आसपास में जितने भी एरियाज हैं, चौरी चौरा है, नई बाजार, मतलब ये छोटी मोटी एरियाज हैं, चौरी चौरा, नई बाजार, बैतालपुर, गौरी बाजार, खोराबार, इस तरीके से बहुत सारी एरियाज हैं, ठीक है। तो इन एरियाज में देखा गया कि सबसे अच्छा ऐसा कौन सा बैंक है जो सब में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस पूरी एरिया में देखा गया कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला बैंक कौन सा है। जो भी बैंक इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ओवरऑल सभी एरियाज को मिलाकर, वो इसी से, क्योंकि मान लो गांव वाँव वाला क्षेत्र है उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि इसके पास आइडिया होगा यहाँ के लोगों को कैसे डील करना है, किस तरीके के कस्टमर्स होते हैं, उनको किस तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करने हैं, तभी वो ये काम कर पा रहा होगा। तो ये देखा गया कि कौन सा बैंक है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस बैंक को कहा गया कि देखो भाई, हम अपना यहाँ पे आरआरबी शुरू कर रहे हैं, आप इस आरआरबी को स्पॉन्सर करो, यानी आप अपनी तरफ से 35% का कॉन्ट्रीब्यूशन दो। 35% का आप कंट्रीब्यूशन दो, मतलब कि आपकी शेयर कैपिटल तो लगेगी, साथ ही साथ में जो भी लोग आएंगे यहाँ पे उनको ट्रेनिंग कराना, उस बैंक को सुझाव देना कि आप अपने बिजनेस को इस एरिया में कैसे कर सकते हो कि आपका भी बिजनेस अच्छा हो। तो ये स्पॉन्सर बैंक थे। कोई भी बैंक हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या सरकार कभी भी प्राइवेट बैंक को मजबूर कर पाएगी कि तुम इसमें 35% का कंट्रीब्यूशन दो? अगर प्राइवेट बैंक के ओनर या जो भी बोर्ड है उसने मना कर दिया हम नहीं देंगे, तो आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। लेकिन सरकार एक सरकारी बैंक, क्योंकि सरकार की ही तो बैंक होगी ना सरकारी, तो सरकार एक सरकारी बैंक से जरूर ये कह सकती है कि आप इसमें जो है अपना 35% का कंट्रीब्यूशन दो, और वो देंगे भी, क्योंकि सरकार की ही बैंक है, सरकार का ही राज है एक तरीके से। राज मतलब उसको उल्टा मत ले लेना, कहने का क्या सेंस है, ठीक है। तो सरकार उसमें चाहे तो कंट्रीब्यूट करा सकती है। यही रीजन है कि स्पॉन्सर बैंक होने को तो कोई भी हो सकता है, पर हमारे देश में जितने भी स्पॉन्सर बैंक्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्राइवेट बैंक है जो स्पॉन्सरशिप कर रहा है, वो भी जम्मू कश्मीर बैंक है। बाकी कोई भी ऐसा प्राइवेट बैंक नहीं है जो किसी भी आरआरबी को स्पॉन्सर करता हो। एक ही ऐसा सरकारी बैंक है जो किसी आरआरबी को स्पॉन्सर नहीं करता, और ये है पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। खैर, सो व्हाट इज स्पॉन्सर बैंक आप लोग अभी समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब भी एक आरआरबी को खोलना होता है उसमें जो अलग अलग बैंक्स आ जाते हैं वो आप देख सकते हो कि ये इसमें क्या आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं जो कि आरआरबीज को ओपन करते हैं मिलकर, सॉरी ये लोग मिलकर के आरआरबीज को ओपन करते हैं। अच्छा, आरआरबीज की एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया, जो भी आरआरबीज थे हमारे देश में, इनकी जो एक्ट थी, जैसे इनका अपना एक्ट भी है और इनका एक्ट है 1976 का, ठीक है। जो भी आरआरबीज हैं इनका अपना एक्ट है 1976 का, ठीक है। 75 में आई थी लेकिन इनका एक्ट 1976 का था। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका एक्ट 1 साल बाद का है, 2 साल बाद का है, जैसे सेबी का 88 में आई थी, 92 का एक्ट है। आरआरबी का 1975 में आई थी, 76 का एक्ट है। तो ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो आरआरबीज का जो एक्ट है वो 1976 का है। अगर आरआरबीज में कोई भी बदलाव करनी है तो उस बदलाव को करने के लिए आरआरबीज के एक्ट में अमेंडमेंट करनी होगी, तभी आप वो बदलाव करोगे। तो आरआरबीज में कुछ बदलाव करने की जरूरत समझी गई, ठीक है, और वो बदलाव किया गया जब इनका अमेंडमेंट एक्ट आता है 2015 का, ठीक है। तो जो इनका अमेंडमेंट एक्ट है ये है 2015 का, और इस अमेंडमेंट एक्ट में ये हो गया कि आरआरबीज की ऑथोराइज कैपिटल हो जाएगी 2000 करोड़, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि एक कंपनी अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा रेज कर सकती है शेयर को बेच के, उसको हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। सो आरआरबीज के केस में रहा कि कभी भी आरआरबीज जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में मनी रेज कर सकते हैं शेयर कैपिटल को बेचकर, वो कर सकते हैं 2000 करोड़ तक। इनका ऑथोराइज कैपिटल 2000 करोड़ हो गया। दूसरा हुआ कि यहाँ पे जैसे हमने देखा इनकी शेयर होल्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट का 15%, स्पॉन्सर बैंक का 35% था। अमेंडमेंट एक्ट में कह दिया गया
कि यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी शेयर होल्डिंग को न्यूनतम तक ले जा सकती है, लोएस्ट कर सकती है, बहुत कम कर सकती है। और अगर आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का मिला के 50 और 35 85% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अमेंडमेंट एक्ट के बाद कहा गया कि यदि ये लोग चाहें तो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को मिला करके 51% तक कर सकते हैं, उससे कम नहीं होनी चाहिए, दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन मिलाकर 51% तक तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी अमेंडमेंट एक्ट में कुछ बातें आ गई। ठीक है, अब देखो आरआरबीज चल तो रहे थे, लेकिन इनके चलने में बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि भाई गांव में चल रहा है, गांव में जो भी लोग पैसे वैसे ले रहे हैं वो वापस करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फार्मर्स लोन लेते हैं लेकिन वो वापस कर पा रहे हैं उस तरीके से, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। कई बार लोन लेते थे पर वापस नहीं कर पाते थे, क्योंकि फसलें कभी कुछ खराब हो गई, कभी कुछ खराब हो गया। इसके अलावा आरआरबीज गांव में थे तो टेक्निकलिटी को भी उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, सरकार ने ही मेजोरिटी पैसे लगाए थे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि 15 आरआरबी में से 10 आरआरबीज खराब काम कर रहे हैं, 5 ही ठीक कर रहे हैं, तो इसी 5 आरआरबीज की बदौलत बाकी भी चलने पाएंगे सही से। ये तो एक बर्डन हो जाएगा कि हमने कोई बिजनेस शुरू किया है और वो चल ही नहीं पा रहा है, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करें। ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस रही आरआरबी के सामने। तो आरआरबीज को कंसोलिडेट करने की बात की गई, मर्जर करने की बात की गई कि भाई जो अच्छा कर रहे हैं उसमें मर्ज कर दो वो जो अंडर परफॉर्मिंग है, जिससे क्या हो जाएगा कि अंडर परफॉर्मिंग का अपना बिजनेस बचा रहेगा, रोजगार रहेंगी, प्लस जो अच्छा कर रहे हैं उनको एक और नया बिजनेस मिल जाएगा, वो उसको और एक्सपैंड कर डालें। तो इस सोच से इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत कर दिया एक नए तरीके, एक कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कंसोलिडेशन। आज के समय में उसी को हम लोग वन स्टेट वन आरआरबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज के समय में इसी को ही हम लोग वन स्टेट वन आरआरबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलो हम लोग जरा आप पढ़ते हैं वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी क्या है। हाँ, सो व्हाट इज दिस वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी। ये एक रिफॉर्म इनिशिएटिव थी। ठीक है, ये क्या थी, सिंपली ये एक तरीके की रिफॉर्म इनिशिएटिव थी। ठीक है, सो याद रखिएगा, इट वाज अ रिफॉर्म इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, उन्हीं की एक रिफॉर्म इनिशिएटिव थी। ठीक है, देखिए it was a reform initiative of Department of फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनकी एक रिफॉर्म इनिशिएटिव थी। इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव ये था कि मल्टीपल आरआरबीज को एक स्टेट में एक सिंगल यूनिफाइड एंटिटी में कर सके, ताकि जो अंडर परफॉर्मिंग है उनको मर्ज कर दे परफॉर्मिंग वालों के साथ और आरआरबीज का काम बढ़िया हो सके। ठीक है, तो इसका मकसद क्या था, एम्ड एट consolidating multiple RRBs within a state into unified entity। ठीक है, तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ रिफॉर्म इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनका मकसद ये था कि हमारे देश में जो मल्टीपल आरआरबीज हैं जो काम कर रही हैं, इसमें कई सारे अंडर परफॉर्मिंग भी हैं, इनको हम मर्ज कर देते हैं उनके साथ जो परफॉर्मिंग है, ताकि ये अच्छा काम कर सकें। आप ही के दो बिजनेस हैं, एक अच्छा कर रहा है एक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो या तो जो नहीं कर रहा उसको आप बंद कर दो, बंद कर दोगे तो जो पैसे लगाए थे वो बर्बाद होंगे, जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी जाएगी, सब होगा।
अगर आप इसको अच्छे वाले के साथ मर्ज कर दोगे तो ये बचा रहेगा, अच्छा वाला उस बिजनेस को फर्दर कैरी ऑन करके और प्रॉफिटेबल कर सकता है ना। तो यही सरकार ने किया कि सरकार का ही था ना ये आरआरबी, तो सरकार ने उनको कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया कि अब हम इनको एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे होंगे, कंसोलिडेट कर रहे होंगे। ठीक है, जो कंसोलिडेशन ये 2005 से शुरू हो गई थी डॉक्टर व्यास कमेटी के कहने के आधार पर। ठीक है, सो द कंसोलिडेशन began in 2005 on recommendation of डॉक्टर व्यास कमेटी। तो डॉक्टर व्यास कमेटी की अपनी तरफ से रिकमेंडेशन आई थी सन 2001 में, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि आपको कैसे कैसे कंसोलिडेशन करनी है। उसी रिकमेंडेशन को फॉलो ऑन करते हुए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसकी आरआरबीज का एमलगमेशन किया था। अब एमलगमेशन, अब देखो हमारे देश में जब बनाए गए थे तो अपने पीक टाइम पे 196 आरआरबीज थे। ठीक है, बहुत ज्यादा बैंक्स भी हम लोग बात करते हैं 20-22 होंगे, 196 आरआरबीज थे, इनको मर्ज करना था। और सरकार की प्लानिंग ये थी कि इस तरीके से मर्ज करो कि आगे जा करके एक राज्य में एक ही आरआरबी हो, यानी आपको 196 से कम करके 28 करना है। चलो तब स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट का डिफरेंस रहा होगा 26-30 जो रहे होंगे, उसके हिसाब से करना। तब भी 196 को कम करके इतना कम करना है, तो रातों रात तो ये ना होगा। तो ये फेजेस में किया गया कि पहले 3-4 साल में 196 को थोड़ा कम किया जाए, अगले 3-4 साल में थोड़ा और कम, क्योंकि रातों रात ये सब नहीं होगा, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। तो इनका जो कंसोलिडेशन किया गया ये अलग अलग फेज में किया गया। अब हम इनके फेज को पढ़ेंगे। ठीक है, फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन। देखो, जब हम बात करते हैं इनकी फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन की कि इनका कैसे कैसे कंसोलिडेशन हुआ है, तो इसको किया गया है अंडर सेक्शन 23A1 ऑफ आरआरबीज एक्ट। ठीक है, सो implemented under section 23A1 of आरआरबीज एक्ट 1976। तो इनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ये सेक्शन 23A1 आरआरबीज एक्ट 1976 के अंतर्गत किया गया है। यही एक्ट है जो अलाउ करता है मर्जर को, यही एक्ट है जो मर्जर को अलाउ करता है। कितने फेज में किया गया है, तो बेटा इसको किया गया है 4 फेजेस में। अब हम इनको एक एक फेज करके पढ़ेंगे। ठीक है, इनका एक एक फेज करके अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेज 1, जब सबसे पहली बार आरआरबीज का एमलगमेशन किया गया है, हम उस फेज को अब देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द फेज 1 ऑफ एमलगमेशन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब जरा हम लोग फेज 1 देखते हैं कि सबसे पहला जो फेज था ये कब आता है। सबसे पहला फेज था 2006 से 2010 का, जो इनका सबसे पहला फेज स्टार्ट हुआ है एमलगमेशन का, ये रहा है। थोड़ा सा लाइट हो रहा है ना, नहीं लाइट कलर्स क्यों हो रहे हैं ये। तो ये रहा है आपका 2006 से 2010 का, जो सबसे पहला था। दिस वाज फ्रॉम 2006 टू 2010। और इसमें जो आरआरबीज थे, मतलब इसमें जो नंबर किया गया था ना आरआरबीज का, ये 196 से कम करके 82 कर दिया गया था। ठीक है, जो आरआरबीज थे जब 2006 से 2010 में इनका अमेलगमेशन किया गया था, तो 196 आरआरबीज को कम करके, मतलब अमेलगमेट करके, और 82 आरआरबीज बना दिए गए थे। किस आधार पर आरआरबीज का मर्जर किया जा रहा था? जो आरआरबीज एक ही स्टेट में थे और एक ही स्पॉन्सर बैंक उनको स्पॉन्सर कर रहा था। ठीक है, तो इनका जो आधार था मर्जर का, वो था स्पॉन्सर्ड बाय सेम बैंक विद इन अ स्टेट।
ठीक है, तो याद रखिएगा। स्पॉन्सर्ड बाय सेम बैंक विद इन अ स्टेट। तो एक ही राज्य में जो बैंक्स थे जिनको एक ही बैंक स्पॉन्सर कर रहा था, उनको क्या कर दिया गया था, उनको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। फेज 2 की हम बात करते हैं, तो अगले चरण में इनका मर्जर कब किया गया था? तो बेटा जो इनका फेज 2 था, मतलब पहली बार जब मर्जर किया गया तो 196 आरआरबीज को मर्ज करके 82, मतलब एक के साथ एक को मर्ज किया गया, जो एक ही राज्य के अंदर एक ही स्पॉन्सर बैंक था। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आरआरबीज को एसबीआई स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग है उसमें बाकियों का मर्जर एक साथ कर दिया गया। जितनों को भी पीएनबी कर रहा हूँ उसमें भी यही किया गया। तो यही हुआ था कि जहां पे भी एक राज्य में एक ही स्पॉन्सर बैंक स्पॉन्सरशिप कर रहा था, उनको एक साथ में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, फेज 1 में। फेज 2 को अगर हम बोलें तो फेज 2 चला है आपका 2013 से 2015 में। ठीक है, 2013 से 2015 तक आपका फेज 2 चला है। ओके, और इसमें जो आरआरबीज थे इनकी संख्या को 82 से कम करके 56 किया गया था। किस आधार पर किया गया था? इनको करने का जो आधार था वो था डिफरेंट स्पॉन्सर बैंक विद इन स्टेट। ठीक है, आरआरबीज अक्रॉस आरआरबीज अक्रॉस डिफरेंट स्पॉन्सर बैंक विद इन स्टेट। ठीक है, तो इसमें रहा कि भाई जो भी आरआरबीज थे, हाँ, एक ही स्टेट के अंदर भले ही स्पॉन्सर बैंक अलग हो, लेकिन एक ही स्टेट के अंदर जो अंडर परफॉर्मिंग है उनका बढ़िया परफॉर्मिंग वालों के साथ में मर्जर किया जा रहा था। ठीक है, फिर आता है फेज 3। तो बेटा जो फेज 3 था, ठीक है, फेज 2 यानी फेज 2 में क्या किया गया था, 82 आरआरबीज को मर्ज करके 56 कर दिया गया था। फिर आता है फेज 3। फेज 3 जो है 2019 से 21 तक चला है। ठीक है, ये कब से कब तक चला है? 2019 से 21 तक चला है। ठीक है, कलम का कलर बदल दूं मैं, 2019 से 2021। और इसमें जो इनका नंबर था, इनका नंबर कम कर दिया गया था, और इनका नंबर जो है अराउंड 56 से कम करके 43 कर दिया गया था। ये क्या कर रही थी, इन्होंने अब ओएसओआर पॉलिसी को फोकस करना शुरू कर दिया था। यानी इस बारी जो है इन्होंने इस मकसद से किया था कि इस तरीके से धीरे धीरे करो कि आगे आने वाले टाइम में एक राज्य में एक ही आरआरबी रह जाए, उससे ज्यादा ना हो। तो इन्होंने ओएसओआर पे फोकस किया था। फिर आता है फेज 4। फेज 4 अभी 2025 से चल ही रहा है। ओएसओआर कंसोलिडेशन के हिसाब से इनके नंबर को 43 से 28 करना है। ठीक है, तो ओएसओआर जो है ये आता है अब फेज 4। ये है आपका 2025 ऑनवर्ड्स, और इसमें क्या किया गया था, 43 से कम करके 28 कर दिया गया था। और ये जो है ओएसओआर के ही अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, ओएसओआर पॉलिसी को ही ये फॉलो ऑन करता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग फेजेस हो गए किस चीज के, आरआरबी की जो भी वो थी, आरआरबी की जो भी हमारे देश में कंसोलिडेशन किया गया है उसके कैसे कैसे किए गए हैं और क्यों किया गया वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि कई बार इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह जाती थी, जिसकी वजह से इनका कंसोलिडेशन करना जरूरी समझा गया। सो दिस वाज अबाउट आरआरबीज। आज के समय में अब जो है इनको 2025 के बाद से एक राज्य में एक ही आरआरबी रखा जाएगा, उसी के हिसाब से इनका कंसोलिडेशन शुरू किया गया था। ठीक है, सो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स जो हमने करने थे अभी। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एक और हो जाता है लोकल एरिया बैंक, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, आप बस याद रखिएगा। लोकल एरिया बैंक से हम जब भी बात करते हैं, ये वो बैंक्स होते हैं जो नॉन स्कीड्यूल्ड हैं। सन 1996 में शुरू किया गया था इनको। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ वरना हो सकता है आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। ठीक है, तो चलो जरा लोकल एरिया बैंक्स को भी पढ़ लेते हैं।
हाँ भाई देखो, लोकल एरिया बैंक की हम जब बात करते हैं तो इनकी शुरुआत की गई थी 1996 में, और मकसद क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन का। इनको शुरू किया गया था 1996 में, इनका मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। 5 करोड़ की मिनिमम कैपिटल से इसको शुरू किया जा सकता है। ठीक है, इनकी जो मिनिमम कैपिटल चाहिए ये चाहिए 5 करोड़ की। यानी यदि कोई 5 करोड़ रुपए लगा रहा है और वो चाहता है एक लोकल एरिया बैंक को बनाना, तो वो बना सकता है और बना करके अपना काम कर सकता है। ठीक है, अब ये जो भी लोकल एरिया बैंक्स आप लोग देख रहे हो, इनको आइडिया किसका था? मनमोहन सिंह जी का आइडिया था। और इनका ये कहना था कि हम लोग एक ऐसा बैंक शुरू करते हैं जो दूर दराज एरियाज तक जाए, लोगों के साथ में बैंकिंग कर सके। जनरली अगर बैंक खोलना है तो कहीं 100 करोड़ चाहिए, कहीं 500 करोड़ चाहिए, कहीं 1,500 करोड़ चाहिए, इस तरीके से चाहिए होता है। ठीक है, सॉरी 1,000 करोड़ चाहिए। लेकिन इन बैंक्स को खोलने के लिए केवल 5 करोड़ चाहिए था। तो बहुत हैवी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बहुत ज्यादा फिर मतलब बहुत ज्यादा हैवी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है तो भाई सामने वाला सोचेगा बहुत पैसे कमाए। लेकिन अगर आप न्यूनतम कैपिटल से शुरू कर दे रहे हो, वो भी 5 करोड़ से, तो कम से कम ये रहेगा कि आप थोड़ा रिस्क लेने वाले उसमें हो। तो अगर किसी ऐसी एरिया जहाँ पे कम लोगों की पॉपुलेशन है, जहाँ पे बैंक्स नहीं है, जहाँ बहुत कम लोगों की पॉपुलेशन है, वहां पे कोई बहुत हैवी बैंक शुरू कर भी दिया गया, जब रहने वाले लोग ही कम है तो वो बैंक में कितना ही आ जाएंगे। तो इनका यही मकसद था कि ऐसी दूर दराज एरियाज में इन बैंक्स को खोला जाए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके, वहां के लोग जो है सस्ते से सस्ते दर पर बैंकिंग की सुविधा को पा सके। इसी मकसद से इनको शुरू किया गया था। किसकी बात हो रही है? लोकल एरिया बैंक को। यदि कोई खोलना चाहता है तो वो 5 करोड़ की कैपिटल से इसको शुरू कर सकता है। एक और भी बात यहाँ पर आ जाती है, अगली बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जो भी बैंक्स होंगे, यहाँ पर जो भी लोकल एरिया बैंक्स होंगे, वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्रांच शुरू करेंगे। इनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्रांच शुरू करेंगे, उससे ज्यादा नहीं अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। जो भी लोकल एरिया बैंक होंगे, चूंकि ये नॉन स्केड्यूल्ड हैं, तो सरकार की जो तमाम सुविधाएं हैं, जैसे कि सरकार जनरली क्या होता है, कोई किसान किसी सरकारी बैंक या नॉर्मल बैंक से लोन लेता है तो उसको सरकार इंटरेस्ट पे सबवेंशन देती है। इन पे नहीं देती थी क्योंकि नॉन स्केड्यूल था। तो किसान विसान यहाँ से क्यों लोन लेंगे? बाकी बैंकों से लेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट की छूट। यानी बाकी बैंक अगर 7% इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो 4% सरकार भर देगी, उन्हें 3% भरना है। पर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तो 7 का 7 भरना है, तो इंटरेस्ट पे उनको फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो बैंक वो लोग जाएंगे नहीं यहाँ लोन लेने। एमएसएमईज होती हैं, छोटे मोटे व्यापारी, वो लोग अगर नॉर्मल बैंकों से लोन लेते हैं तो सरकार उसकी गारंटी लेता है कि बैंक तुम इनको लोन दे दो, ये नहीं दिए तो हम दे देंगे। पर इनको ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है, तो एमएसएमईज भी वहीं जाना प्रेफर करते हैं, यहीं नहीं जाना करते हैं। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से जब ये आए तो 10 लोगों को दिया गया था एप्लीकेशन, लेकिन उस 10 लोगों में से 4 लोगों ने अपने शुरू किए लोकल एरिया बैंक का व्यापार। कैपिटल लोकल एरिया बैंक था जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया, जो हमारे देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था। बाकी सर्वाइविंग केवल 2 ही रह गए। ठीक है, कौन कौन से 2 रह गए ये तो आप लोग बताओगे आफ्टर द सेशन। ठीक है, तो ये लोकल एरिया बैंक्स हो गए। लोकल एरिया बैंक के अलावा जो एक और हो जाता है, ये हो जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो ये और पढ़ लेते हैं अपने आज की क्लास में, उसके बाद हम लोग इस क्लास को करेंगे बंद। तो इसके अलावा जो एक और रह जाता है वो हो जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स। चलो अब कोऑपरेटिव बैंक्स को लगे हाथ पढ़ लेते हैं। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या थे? तो सिंपली क्या होता है ना, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं या तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। ठीक है, तो ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैंने आपको अभी मतलब बताया था, ये वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ठीक है,
तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, और ये बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इनको बनाने का मोटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक मैंने आपको बताया था कुछ लोग समुदाय के होते हैं जो सोसाइटी फॉर्म करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। अगर यही लोग खुद को सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर किए और बैंकिंग का बिजनेस करने लगे तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये प्रोवाइड करती हैं रूरल और माइक्रो फाइनेंसिंग। ठीक है, सो ये प्रोवाइड करती हैं प्रोवाइड रूरल एंड माइक्रो फाइनेंसिंग। रूरल का मतलब गांव देहात में किसान वगैरह को सपोर्ट करेंगे, माइक्रो फाइनेंसिंग में छोटे मोटे इंडस्ट्रीज वगैरह को उनको भी सपोर्ट करेंगे, ये काम करती हैं। ठीक है, नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स को ओन और ऑपरेट किया जाता है इन्हीं के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो जो इनके मेंबर्स हैं वही इसको शुरू करते हैं, वही इसके कस्टमर भी होते हैं, वही इसके ओनर भी होते हैं। ये इनकी एक बड़ी खास बात होती है क्योंकि वही लोग मिलकर सोसाइटी बनाए, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ओनर भी वही है, मैनेजमेंट भी वही देख रहे हैं, कस्टमर भी वही है, वही मिलकर किस में रहते हैं। ठीक है, अगर हम इनके रेगुलेशन की बात करें तो इनका जो रेगुलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इनका होता है ड्यूअल रेगुलेशन। कौन कौन करता है? तो देखो, हर बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है तो इनको भी आरबीआई तो रेगुलेट करेगा ही, बट चूंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है इस वजह से इनको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी रेगुलेट करता है। ठीक है, सो रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड आरसीएस। ठीक है, अब इसमें इन दोनों का रोल समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आरबीआई की क्या रेगुलेशन है। आरबीआई इन बैंक्स के किन किन मैटर्स पे रेगुलेट करता है। देखो बेटा, आरबीआई का जो रेगुलेशन है वो होता है मैटर्स रिलेटेड टू बैंकिंग सच एज lending norms, capital adequacy, PSL एज पर। तो आरबीआई जो इनका रेगुलेशन करता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग करता है। आरबीआई इनका जो भी रेगुलेशन करता है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1975 एंड बैंकिंग लॉज एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग करता है। 1979 1949 होता है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। तो इनका रेगुलेशन आरबीआई और आरसीएस दोनों मिलकर करते हैं। आरबीआई इनका जो रेगुलेशन करता है वो करता है बैंकिंग रिलेटेड चीजों पे, बैंकिंग लॉ के अनुसार और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार। वहीं जो आरसीएस होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसका क्या रोल हो जाता है फिर? तो देखो, अब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैसियत से रेगुलेट करता है। ठीक है, इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैसियत से रेगुलेट करता है, जैसे कि मैनेजरियल एस्पेक्ट, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ऑडिट, ये सब करता है। ठीक है, ओवरसीज मैनेजरियल एस्पेक्ट सच एज registration, incorporation, board supersession and liquidation। ठीक है, जब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं तो जनरली ये दो टाइप की हो जाती हैं, एक होता है अर्बन,
एक होता है रूरल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन लेवल पे काम करती है, रूरल जो रूरल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक फर्दर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म जो 25 साल तक काम करते हैं, शॉर्ट टर्म जो शॉर्टर टर्म पे काम करते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार आप सुनते होगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये आपको रूरल कोऑपरेटिव बैंक के पार्ट में मिल जाएंगे। ये वो होते हैं जो प्राइमरली एग्रीकल्चर के लिए लोगों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज कोऑपरेटिव बैंक्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों के लिए हैं, आप लोग आफ्टर द सेशन लिखोगे, इसका होमवर्क बताओगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हो। विच बैंक इज स्केड्यूल्ड बैंक, आपको इसकी डिफिनेशन लिखनी है। जब किसी बैंक का हेड ऑफिस एक फॉरेन नेशन में है बट वो अपने ब्रांचेस के साथ भारत में काम करता है, इसे क्या कहते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जो पेमेंट बैंक वो कितने की है। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे OSOR पॉलिसी या कंसोलिडेशन किया जा रहा है। मिनिमम कैपिटल क्या रिक्वायर्ड है एक लोकल एरिया बैंक को शुरू करने में, ठीक है। तो ये आप सभी लोग लिखोगे आफ्टर द सेशन। और अगर आप लोग अपनी करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ सकते हो। मेरी क्लास डेली सुबह होती है, मैं आप लोगों को एक दफ़े दिखा भी देती हूँ करंट अफेयर्स की क्लास को। सो ये आप लोगों को डेली सुबह मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाती है, यूट्यूब पर मिल जाती है। यूट्यूब पर ये क्लास जो है ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस इज बैंकिंग वाला करंट अफेयर्स बाय सुष्मिता मैम। ये मेरी आज सुबह क्लास हुई है, डेली सुबह 6:30 बजे से होती है, ये आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, ठीक है। सो यू कैन वॉच दिस सेशन, ओके। सो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया। नीचे लिखेंगे जरूर, आप लोग अपना अपना कमेंट करोगे, फिर मुलाकात करेंगे। ऐसे हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमने हिस्ट्री ऑफ बैंक, RBI और टाइप्स ऑफ बैंक कंप्लीट कर लिया, बाकी और 7-8 टॉपिक्स हैं जो हम लोग फर्दर और कंप्लीट कर लेंगे। सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और नीचे कॉमेंट में जरूर आप लोग अपने आंसर्स लिखिएगा। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।